है ना। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9, आपके पार्ट 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा कुछ बताया था, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, एक बार देख लीजिए, है ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस फाइनेंस के बारे में, ठीक है। फाइनेंशियल डिसीजन, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि जो भी बिजनेस में रुपए पैसे से रिलेटेड डिसीजंस हैं, वो कौन से डिसीजन कहलाते हैं, बताइए। जो भी डिसीजन जो है रुपए पैसे से, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल डिसीजन कहलाते हैं। अब फाइनेंशियल डिसीजन में मैंने आपको 3 टाइप के डिसीजन बताए थे, वो कौन कौन से डिसीजन है, एक बार बताओ तो। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन और एक फाइनेंस डिसीजन। इसमें एग्जांपल हमने एक सेट ये किया था, हमने एक उसका एग्जांपल लिया था कि अगर मैं जो है पैसा लेके, है ना, मैं, मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रैक्टर खरीद के उसको रेंट पे चला सकता हूँ, या ट्रक खरीद के उसको रेंट पे चला सकता हूँ, या मेरे पास जो पैसा है उसको सिंपली मैं बैंक में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अब तीनों से मुझे अलग अलग रिटर्न मिलेगा, ठीक है। हो सकता है ट्रैक्टर से मुझे सबसे ज्यादा कमाई हो रही हो, फिर ट्रक से हो रही हो, फिर बैंक में बहुत कम लोन मिल रहा है, सॉरी इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हमको कहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जो सबसे ज्यादा क्या जहाँ देता हो। हाई रेट ऑफ रिटर्न मिले। ठीक है, तो यहीं पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन कंप्लीट हो जाता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमको ये चेक करना चाहिए कि जो वेरियस ऑल्टरनेटिव हमारे पास है, हमारे इस केस में अल्टरनेटिव कितने अल्टरनेटिव थे, 3 अल्टरनेटिव थे, 3 ऑप्शंस थे, ठीक है। उस 3 ऑप्शन में से जिसका सबसे ज्यादा क्या है, यस सर। रिटर्न हो, उसमें क्या करना है, उसको इन्वेस्ट कर देना है, ठीक है। उसमें फिर और आगे इन्वेस्ट करने के टाइम में और कुछ कुछ बातें याद रखनी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब पैसा हमको कहाँ से लेना चाहिए, अगर बहुत सारे सोर्सेज से पैसा मिलने की हमारे पास कहा जाए कि संभावना है, बहुत सारी जगह से हम पैसा ले सकते हैं, तो हमको पैसा कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ से उसको कहा जाए कि हमको फाइनेंस कराना चाहिए। फाइनेंसिंग डिसीजन में जो हमको पढ़ना है, बताइए एक लाइन का क्या आंसर था। जहाँ हमको ज्यादा बेनिफिट मिले या जहाँ ज्यादा लो रेट ऑफ रिटर्न जहाँ मिले। पे सबसे कम इंटरेस्ट देना हो, जहाँ पे कॉस्ट सबसे कम हो, लोन की कॉस्ट सबसे क्या हो, कम हो, ब्याज दर क्या हो, सबसे क्या हो, कम हो, उसको क्या करना चाहिए हमको, वहीं से फाइनेंस करना चाहिए, ठीक है। यस और नो, भूल गए सब, ये पूरा पढ़ा चुका हूँ, यस। पढ़ते तो हो नहीं तुम लोग। यस सर। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन में देखो कितने टाइप के इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, ये एसेट और ये क्या है तो ये कौन सा है, ये लॉन्ग टर्म है, और ये क्या है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म। ये इसको क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल में कितना लगाना है और वर्किंग कैपिटल में कितना लगाना वर्किंग है, यस कैपिटल। और नो। ये फिक्स कैपिटल में कितना यस सर। लगाना है और वर्किंग कैपिटल में कितना लगाना है। वैसे ही फाइनेंशियल डिसीजन में क्या है कि डेब्ट सोर्सेज से कितना लेना है और इक्विटी से कितना लेना है। डेब्ट और इक्विटी में इंटरेस्ट कहाँ देना है, इक्विटी में कि डेब्ट में। लेफ्ट में। मेरा कैसे पता रहा। ठीक है, डेब्ट सोर्सेज क्या होता है, आउटसाइडर से जो हम पैसा लेते हैं उसको बोलते हैं डेब्ट सोर्सेज, ठीक है। और डेट सोर्सेस में हमको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। और इक्विटी सोर्सेस क्या होता है, जब कंपनी का जो ऑनर है, ठीक है, इन केस ऑफ कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द ऑनर, ठीक है, इसलिए इसको इक्विटी ही बोला जाता है या ऑनर्स कैपिटल बोला जाता है। और इनको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है इनको, जैसे कि इंटरेस्ट मिलता है ना, डेट वालों को अपने पैसे के बदले क्या मिलता है, इंटरेस्ट। तो इक्विटी वालों को अपने पैसे के बदले क्या मिलेगा, डिविडेंड। अपने पैसे के बदले क्या मिलेगा, डिविडेंड। ठीक है। तो उस डिविडेंड को देने के टाइम में एक डिसीजन और लेना पड़ता है, उस डिसीजन का क्या नाम है, बता सकता है क्या कोई, कौन सा डिसीजन बोलते हैं, बोलो भाई बोलो, कौन सा डिसीजन बोलते हैं, डिविडेंड देने के टाइम में जो डिसीजन लेना है, कौन सा डिसीजन बोलते हैं डिविडेंड उसको। डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में क्या क्या डिसीजन लिया जाता है, जो अर्निंग हुई है कंपनी में उसके कंसर्न में क्या डिसीजन लेते हैं, कोई बता सकता है। कितना बिजनेस में रखना है और कितना ओनर वेरी को गुड, देना है। ठीक है, यही डिसीजन लेते हैं, इसी को कौन सा डिसीजन बोलते हैं, डिविडेंड डिसीजन। क्लियर। अब हमको हर डिसीजन लेने के टाइम में क्या क्या बातें याद रखनी है वो हमको आज पढ़ना है, ठीक है। अभी तक मैं आपको रिवाइज करा रहा था। और इसी के साथ ये तीनों डिसीजन मिलकर कौन सा डिसीजन बनता है, कोई बता सकता है क्या।
फाइनेंसिंग फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंसिंग नहीं, फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है, सो फाइनेंशियल डिसीजन has three segments. The first one is investment decision. Investment decision means decisions related to investing in fixed assets as well as current assets. ठीक है, fixed assets as well as current assets. तो fixed assets में जो डिसीजन लेते हैं उसका एक दूसरा नाम क्या था? कैपिटल बस्टिंग। क्या था? कैपिटल बस्टिंग। और जो करंट एसेट्स का डिसीजन था उसको कौन सा डिसीजन बोलते हैं बताओ तो। एक मैंने बता दिया, एक तुम बताओ। वर्किंग कैपिटल भूल गए, एक बार में मुंह से निकलता नहीं है तुम्हारे यार। जो फिक्स एसेट से रिलेटेड डिसीजन है उसको कौन क्या डिसीजन बोलते हैं? सब कैमरा ऑन करो, अपना माइक ऑन करो, हद हो गया साला। लॉन्ग टर्म डिसीजन। सब कैमरा ऑन करो तो, और माइक ऑन करो। बोलना है नहीं साला, तुम्हारे मुंह से बोली नहीं निकलती है। ऐसा ही रहेगा सब, अब क्लास खत्म होते तक। देखो ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान दो। एक तो छोटी सी क्लास होती है, उसमें भी तुम्हारा ध्यान नहीं रहता। फाइनेंशियल डिसीजन पढ़ रहे थे हम लोग भाई। फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन मींस जो भी डिसीजन बिजनेस में रुपए पैसे से रिलेटेड है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। अब इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, पहले का नाम है क्या? बोलो फटाफट से। इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरे का नाम क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन। और तीसरे का नाम क्या है? डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, तीनों में क्या क्या फर्क है भाई, क्या क्या लेना देना है? अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी दो टाइप के हैं। अगर आप कंपनी में फिक्स एसेट्स में खर्चा करना चाहते हो, ठीक है, तो रिलेटिंग टू फिक्स एसेट्स या तो रिलेटिंग टू करंट एसेट्स। फिक्स एसेट में जो खर्चा होता है उसका नाम क्या है? कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बस्टिंग। और इसको क्या बोल देते हैं? वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन में कितने टाइप के हैं? यहाँ भी दो चीजें हैं, तो इक्विटी एंड डेब्ट। एक सेकंड, इक्विटी, ठीक है, या इसी को क्या बोल देते हैं? ऑनर्स फंड। और इसको क्या बोलते हैं? बोरोवर्स फंड या डिवेंचर नहीं, क्या बोलते हैं? डेब्ट फंड। तुम लोग ऐसा तो नहीं समझते ना कि डिवेंचर का शॉर्ट टर्म है डेट, ऐसा तो नहीं समझते? नो सर। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। डिविडेंड डिसीजन में क्या है? इसमें दो टाइप के डिसीजन लेने हैं कि कितना बिजनेस में रिटेन करना है। ठीक है, तो इसी को बोल देते हैं रिटेन अर्निंग। और इसको क्या बोल देते हैं? जितना बांट दिए वही क्या कहलाएगा? डिविडेंड। ठीक है, अब चलो एक एक डिसीजन के बारे में पढ़ते हैं। तो हम फाइनेंशियल डिसीजन में मैं सबसे आपको पहले पढ़ा रहा हूं, ये तीन पढ़े थे ना। इधर सबसे कोने में क्या था, बता सकता है कोई? डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन। अब देखो डिविडेंड डिसीजन कैसे लेना है, ध्यान से सुनना। सपोज ये बिजनेस है, ठीक, इस बिजनेस में साल भर में पैसा आया और साल भर में पैसा गया। पैसा आते रहता है, सेल से पैसा आता है, कमीशन से पैसा आता है, कुछ सामान बेच दिए उससे प्रॉफिट होता है। खर्चा कहाँ कहाँ होता है? बहुत सारे एक्सपेंडिचर है, गुड्स में खर्चा हो जाता है, वेजेस देने में खर्चा हो जाता है, रेंट देने में खर्चा हो जाता है, और बहुत सारा एक्सपेंडिचर है, सैलरी देने में खर्चा हो जाता है। तो इनकम माइनस
एक्सपेंडिचर इक्वल टू, बताइए क्या होता है? सरप्लस। सरप्लस। प्रॉफिट या लॉस? अगर लॉस हो गया, लॉस, तो डिविडेंड डिसीजन आएगा क्या? नहीं। ठीक है, डिविडेंड डिसीजन लेना है क्या? खेल ही खत्म हो गया, पैसा ही नहीं तो काहे का डिसीजन। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ प्रॉफिट आपके पास कितने ऑल्टरनेटिव है? 2 ऑल्टरनेटिव है। इन केस ऑफ प्रॉफिट यू हैव 2 ऑल्टरनेटिव। आइदर यू कैन री इन्वेस्ट दैट प्रॉफिट, ठीक है, आइदर यू कैन reinvest that profit into business, either you can reinvest this profit into business, or you can carry it to your home। ठीक है, जब आप इसको री इन्वेस्ट करते हैं तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, बता सकता है क्या कोई? रिटेन्ड अर्निंग। और जब घर लेके जाएंगे तो उसको क्या बोल देंगे? डिविडेंड। ठीक है, अब कब बिजनेस में क्या बोलता है कि कब आपको घर लेके चले जाना चाहिए और कब उसको वापस में बिजनेस में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, उसका डिसीजन कैसे लोगे? सुनो, इसको अब मैं थोड़ा सा क्वांटिफाई करके बता रहा हूं। सपोज आपको साल भर में, ये हमारा बिजनेस था, सपोज आपको साल भर में 1 लाख रुपए मिला, इनकम हुआ, और आपके बिजनेस से 55,000 का एक्सपेंडिचर हो गया, तो प्रॉफिट बताइए कितना हुआ? प्रॉफिट बताइए कितना हुआ? 45,000। 45,000 ना। अब ये 45,000 आपके पास बचा हुआ है बिजनेस के पास, साल भर में आपने काम किया, 45,000 बचा लिया। अब इसके कितने ऑल्टरनेटिव हैं बताओ? 2 ऑल्टरनेटिव, या तो इसको बिजनेस में ही रहने दो, या तो इसको कहाँ लेके जाओ? घर लेके जाओ। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिविडेंड। और बिजनेस में रहने देंगे तो क्या हो जाएगा? रिटेन्ड, मतलब रिटेन कर लिया, रिटेन्ड अर्निंग, मतलब अर्निंग का वो हिस्सा जो रिटेन हुआ वो कहलाता है रिटेन्ड अर्निंग। ये अर्निंग है, प्रॉफिट को ही अर्निंग बोला जाता है। और जो अर्निंग का वो हिस्सा जो डिवाइड हो गया, डिविडेंड में बांट दिया, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग। ठीक है, इसको दूसरा क्या बोलते हैं? डिविडेंड भी बोल देते हैं। ओके सर। अब देखो ध्यान से, मैं अगर 45,000 को घर लेके जाता हूं, सपोज आई एम बिजनेसमैन, तो घर लेके जाऊंगा तो इस पैसे को यूज करूंगा ना, यस और नो? यस सर। यस सर। इसको डिसीजन कैसे लेते हैं, देखो ध्यान से, अगर इसको मैं यूज करता हूं तो इससे जो बेनिफिट होने वाला है वो बेनिफिट बिजनेस में रखने के बेनिफिट से ज्यादा हो। देखो ध्यान से, अगर बिजनेस में रखूंगा तो कितना बेनिफिट होगा, घर ले जाऊंगा तो कितना बेनिफिट होगा, तो जहां ज्यादा बेनिफिट हो रहा है वो काम हमको करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 45,000 मैं लेके जाता हूं घर, और इसको मैं जाके अपने अकाउंट में जमा कर देता हूं, तो पता चला कि अकाउंट में जमा करने से 8% का इंटरेस्ट मिलता है। ठीक बात है। अगर मैं इसको बिजनेस में वापस लगा देता हूं तो मुझे पता चलता है कि साल भर में मेरे को 20% का प्रॉफिट हो जाएगा इसी पैसे से, और उसको बढ़ा लूंगा, इससे और सामान खरीद के लाऊंगा, उसको बेचूंगा और फायदा होगा। तो एक बात बताओ, मुझे ये पैसा बिजनेस में रखना चाहिए कि घर लेके जाना चाहिए? बिजनेस में। बिजनेस में सर। बिजनेस में रखना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि हमको फायदा, वही फायदा कहाँ ज्यादा हो रहा है? बिजनेस में। सपोज ये 2% होता तो क्या करना चाहिए? ऐसे पैसे को घर लेके जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? मींस डिविडेंड डिसीजन लेते समय, मींस इस पैसे को बांटना है कि नहीं बांटना है, हमको क्या देखना पड़ेगा कि रिटेन्ड अर्निंग रखने में बिजनेस को कितना फायदा है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में बिजनेस को कितना फायदा है। तो जिस ऑप्शन में भी ज्यादा फायदा होगा उसके अकॉर्डिंग क्या लेना है? डिसीजन ले लेना है। तो डिविडेंड डिसीजन होता है कंप्लीट। ठीक है, तो डिविडेंड डिसीजन में क्या डिसाइड करते हैं हम? पहली बात ध्यान से सुनो, रिवाइज करा रहा हूं। डिविडेंड डिसीजन लेते समय हमको क्या डिसीजन लेना पड़ता है कि जो अर्निंग हुई है कंपनी की, जो प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, उसको हम क्या करने वाले हैं? या हमको उसको बिजनेस में रखने वाले हैं, क्या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देने वाले हैं एज अ डिविडेंड? सो अ बिजनेसमैन इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड, ठीक है, कि उसको कितना अमाउंट बिजनेस में रखना है और कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसको डिसाइड करने के लिए उसको क्या सोचना पड़ता है कि अगर बिजनेस में रखने से फायदा ज्यादा है तो बिजनेस में रखो, और अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से फायदा ज्यादा हो रहा है तो उसको क्या कर दो? डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इस तरीके से हम कौन सा डिसीजन लेते हैं? डिविडेंड डिसीजन। अब देखो इसको थ्योरी में क्या लिखता है ये। क्या सर? हाँ भाई, ये देखो, थोड़ा सा इसको पढ़ चुके थे हम, आगे अब पढ़ रहे हैं।
दिस डिसीजन इज Yes, sir. कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस ऑफ फंड्स। सरप्लस ऑफ फंड्स, सरप्लस के आगे मैं क्या लिखूं बताओ तो, यहाँ पे क्या लिखूं मैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड्स को मैं क्या और क्या बोलता हूँ? सरप्लस फंड्स का नाम क्या था मेरे एग्जांपल में? बोलो। यस सर। अरे यार सर नहीं बोल रहा है, सरप्लस फंड का नाम क्या था वो बोलना है, अभी पढ़ाया ना एग्जांपल में। वो पैराग्राफ को वापस पढ़ो, क्या बोलना चाह रहा है वो, किस बारे में इंडिकेट कर रहा है? द डिसीजन इज कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड्स। तो सरप्लस फंड्स का मतलब क्या है? प्रॉफिट। तो लिखो ना Profit. बाजू में सर प्रॉफिट या इनकम अर्निंग और करके। एक्सपेंडिचर को माइनस प्लस करने से जो सरप्लस आके प्रॉफिट होता था उसी को। हाँ, तो ये सरप्लस फंड के Yes. बाजू में एरो लगाओ और वहां पे लिखो अर्निंग और प्रॉफिट। ठीक है लिख लो उसको। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस पार्टी सच एज क्रेडिटर, एम्प्लॉइज, डिबेंचर होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स। बोलता है कि जो इतना टोटल अर्निंग हुआ है वो कितने लोग में बढ़ता है? पहले तो एक्सपेंडिचर वालों को दे दो, सैलरी वालों को सैलरी दे दो, है ना, जिसको ब्याज देना उसको ब्याज दे दो। फिर जो बच जाता है पूरा का पूरा किसका हो जाता है? वो मालिक का, मीन शेयर होल्डर का। ठीक है, मेरा वो है क्या यार, देखो देखो, अच्छा व्हाइट बोर्ड में क्लियर कर चुका हूँ, सॉरी। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर एटसेट्रा इज फिक्स्ड लायबिलिटी ऑफ कंपनी। इनको पैसा देना ही है, तो जो पैसा बच जाता है मींस रेसिडुअल, इसको इसी को क्या बोलते हैं? जो रेसिड्यू रह गया है, जो बच गया है। ठीक है, इसी को यहाँ पे प्रॉफिट के बाजू, यहाँ फंड्स के बाजू में भी लिख सकते हो रेसिड्यू। द रेसिडुअल आर लेफ्ट ओवर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। दिस सरप्लस प्रॉफिट इज आइदर, क्या बोलता है, जो सरप्लस प्रॉफिट है उसको क्या किया जाता है? या तो आप क्या कर सकते हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को, क्योंकि यही मालिक है। या फिर क्या कर सकते हो? केप्ट असाइड द इन द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ क्या? रिटेन्ड अर्निंग। क्लियर है? अंडर डिविडेंड डिसीजन द फाइनेंस मैनेजर डिसाइड्स हाउ मच टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम डिविडेंड एंड हाउ मच टू कीप असाइड इन द बिजनेस एज रिटेन्ड अर्निंग। क्लियर है क्या? अब देखो, डिविडेंड डिसीजन लेते समय क्या क्या सोचना पड़ता है। जब मैनेजर डिविडेंड डिसीजन लेना पड़ता है, ले रहा होता है, मींस उसके पास जब 55,000 था हमारे एग्जांपल में, सॉरी 45,000 था हमारे एग्जांपल में, जब 45,000 उसके पास होता है तो वो ये सोचता है कि यार इसको वापस बिजनेस में लगा दूं क्या, या इसको बांट दूं क्या। तो ये दोनों डिसीजन लेते समय उसको और कौन कौन सी बातें सोचनी पड़ती है, उसी को यहाँ पे बोला गया है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, की कौन से फैक्टर्स जो है वो डिविडेंड देने के डिसीजंस को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। तो क्या बोलता है? द फाइनेंस मैनेजर एनालाइजेस फॉलोइंग फैक्टर्स बिफोर डिवाइडिंग द नेट अर्निंग बिटवीन द डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग। अर्निंग क्या बोलता है? अर्निंग मींस किसके बारे में बात कर रहा है बताओ तो? पहला फैक्टर उसको सोचना है अर्निंग। तो अर्निंग मींस क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट ना। तो अगर प्रॉफिट बहुत कम हुआ हो, सुनो क्या बोलता है कि डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ करंट एंड प्रीवियस ईयर अर्निंग। अगर पहले नहीं बांटे होंगे तो उसको भी इस साल बांट देंगे, इसलिए लिखा है प्रीवियस ईयर अर्निंग। इफ देयर आर मोर अर्निंग्स देन कंपनी डिक्लेयर्स हाई रेट ऑफ डिविडेंड। बहुत बच्चे जैसा पॉइंट है। अगर ज्यादा प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी प्रॉफिट ज्यादा बांटेगी, और अगर कम प्रॉफिट हुआ तो कंपनी प्रॉफिट क्या बांटेगी? कम। ठीक है, तो अर्निंग का जो साइज है, ठीक है, या अर्निंग यहां पे लिख लो, अर्निंग के बाजू में लिख लो साइज ऑफ अर्निंग। ठीक है, तो साइज ऑफ अर्निंग अगर बिग है तो प्रॉफिट भी क्या होगा? प्रॉफिट भी क्या होगा? डिविडेंड भी क्या होगा? बताओ। अर्निंग अगर ज्यादा है तो डिविडेंड भी क्या होगा? ज्यादा देंगे, और अगर अर्निंग कम है तो डिविडेंड भी क्या देंगे? कम देंगे। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अगर आपको एक साल बहुत प्रॉफिट हो गया, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, अगले साल आपको क्या हो गया? एकदम लो हो गया, 1 रुपया नहीं कमाए। ठीक है, सपोज 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, फिर अगले साल पता चला 50,000 का प्रॉफिट हो गया, फिर पता चला उसके अगले साल 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मीन्स आपका जो प्रॉफिट है, वो स्टेबल है कि बहुत वोलाटाइल है? स्टेबल नहीं है सर। अभी देखो ध्यान से ना, थोड़ा सा इसको ग्राफ से बताता हूं, आपको समझ में आएगा। ठीक है,
ये ईयर है 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ठीक है। प्रॉफिट, ठीक है, डिविडेंड, ये दोनों अलग अलग चीजें समझ में आता है कि नहीं आता है, प्रॉफिट और डिविडेंड। प्रॉफिट हुआ 1 लाख पहले साल, दूसरे साल प्रॉफिट हुआ 20,000, तीसरे साल प्रॉफिट हुआ 55,000, चौथे साल प्रॉफिट हुआ 1,70,000। तो इसका ग्राफ कैसे चल रहा है? मान लो ये ग्राफ है, तो इसका ग्राफ कैसे चल रहा है? 1 लाख से स्टार्ट हुआ, फिर नीचे चले गया 20,000 में, फिर 55 में ऊपर आया, फिर एकदम ऊपर चले गया 170। ऐसा ही ग्राफ बनेगा इसका, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो ना। अब मान लो 1 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, तो आप पूरा का पूरा 1 लाख बांट दोगे। फिर अगले साल 20 का प्रॉफिट हुआ तो 20 बांट दोगे, 55 हुआ तो 55 बांट दोगे, 170 हुआ तो 170 बांट दोगे। तो आपका जो शेयर होल्डर है उसको क्या लगेगा कि यार कैसी कंपनी है ये, कभी बहुत ज्यादा पैसा देती है, कभी बहुत कम देती है। इसके बजाय कंपनी को क्या प्रेफर करना चाहिए कि उसको डिविडेंड क्या करना चाहिए, स्टेबल रेट से देना चाहिए। उसको मालूम है कि मेरा अर्निंग क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, वोलेटाइल होता है, तो वो क्या करे, पूरा 1 लाख ना बांटे, वो क्या करे 30,000 बांट दे। जब 20 हुआ तो क्या करेगा, पिछले साल का जो 70,000 है वो बचे रहेगा कि नहीं बचे रहेगा, एक बात बताओ। मैंने 1 लाख में 30 ही बांटा, तो पिछले का 70 बचा है, तो अभी भी मैं कितना बांट सकता हूँ, 30। अभी 90 में 30 गया, अभी भी कितना बचा है, 60। अभी भी कितना बांट सकता हूँ, 30, और आगे तो बांट ही सकता हूँ। मींस शेयर होल्डर को क्या लगेगा कि मेरे को हर साल क्या हो रहा है, एक फिक्स इनकम आ रहा है। तो ऐसे में मार्केट में आपके शेयर का वैल्यू क्या रहता है मालूम है, हाई रहता है, कि भाई कंपनी जो है कंसिस्टेंटली हमको प्रॉफिट दे रही है, कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन जब कोई कंपनी बहुत ज्यादा पैसे दे और फिर एकदम गिरता है, फिर गिरता है, तो लोग क्या करते हैं, वैसे कंपनी का शेयर खरीदते नहीं है। ठीक है, ये आउट ऑफ बुक आपको थ्योरी बता रहा हूं, समझ में आया क्या? तो जब कंपनी का डिविडेंड जो है, सॉरी, जब कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग हो, तो डिविडेंड कैसा रखना चाहिए, फ्लक्चुएटिंग रखना चाहिए कि स्टेबल कर देना चाहिए, उसको स्टेबल कर देना चाहिए। ठीक है, तो वही बात तो यहाँ पे लिखी हुई है। तो सेकंड फैक्टर क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। कंपनीज हैविंग स्टेबल और स्मूथ अर्निंग प्रीफर टू हैव गिव क्या, हाई रेट ऑफ डिविडेंड। जिनका पहले से ही स्मूथ है वो क्या करते हैं, ज्यादा ज्यादा दे देते हैं। लेकिन जिनका अनस्टेबल अर्निंग है, वो 1 लाख होने के बावजूद भी कितना डिविडेंड दे रहे थे, 1 लाख की 30,000। तुम लोग गूंगे बहरे हो जाते हो क्या, मैं पूछता हूँ कुछ तो। फिर कोई नालायक नहीं बोल रहा है। 30,000। तो 30,000 क्या था भाई, 30,000 क्या था, लोअर रेट कहलाएगा डिविडेंड की हायर रेट कहलाएगा? इस 1 लाख में मैं 30 को बांटूंगा तो ये 30% ही दिया ना अपने प्रॉफिट का, तो ये लोअर रेट है कि हायर रेट है? लोअर रेट ऑफ डिविडेंड कौन देगा, जिसकी इनकम स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। स्टेबल वाला अगर मान लो इसको हर लाख 1 लाख रुपए फिक्स रहता, तो ये भी क्या करता, 70,000 बांट देता। समझ में आ रहा है? तो जिसका स्टेबल है वो क्या करते हैं, हायर रेट ऑफ डिविडेंड देते हैं। जिसका अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट है, वो क्या करते हैं, लोअर रेट देते हैं। क्लियर? आगे कैश फ्लो पोजीशन। अगर आपको अर्निंग तो हुआ है, ठीक है, आपको अर्निंग हुआ है, आपने प्रॉफिट कमाया, लेकिन आपको जिससे जिससे पैसा लेना है ना वो मिला नहीं है, मींस उधारी है, तो आप डिविडेंड दे पाओगे क्या? बोलो भाई बोलो। अगर आपके कंपनी में कैश नहीं है तो आप क्या एबल हो डिविडेंड देने के? नो सर। तो जिसके पास लिक्विडिटी मींस जिसके पास कैश रहेगा वो ज्यादा डिविडेंड देगा, और जिसके पास कैश कम रहेगा वो क्या करेगा, कम डिविडेंड देगा। यस और नो? तो कैश फ्लो पोजीशन में लिखो, जब कंपनी के पास कैश है तो वो वैसी कंपनीज क्या देती है, डिविडेंड क्या देती हैं, ज्यादा। तो लिखा है कि पेइंग डिविडेंड मींस आउटफ्लो ऑफ कैश, कंपनीज डिक्लेयर हाई रेट ऑफ डिविडेंड ओनली व्हेन दे हैव सरप्लस कैश। और कम वाले क्या देंगे, शॉर्ट वाले क्या देंगे, कम डिविडेंड देंगे। क्लियर है? अगला पॉइंट,
फिर देखता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, जो आप लोग को बता रहा था। अगर कंपनी को लगता है कि पैसा अगर कंपनी में रहेगा तो ज्यादा फायदा है, तो वैसे के केस में डिविडेंड देगा कि नहीं देगा? देगा सर। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कंपनी में रखने से ज्यादा फायदा है तो डिविडेंड देगा क्या? नहीं देगा। नहीं देगा। नो बोला सर। बेटा सब भांग पीक बैठे हो क्लास में। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या बोलता है? इफ कंपनी हैज अ नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान, कंपनी के पास बहुत सारा प्लान है एक्सपेंशन करने का, ग्रोथ करने का, नया कंपनी खोल देगा, नया दुकान खोलने का, ठीक है, देन इट शुड री इन्वेस्ट द अर्निंग ऑफ कंपनी। वैसे केस में क्या करना चाहिए? अर्निंग को री इन्वेस्ट कर दो बिजनेस में, मत बांटो, रहने दो कंपनी में। एज टू इन्वेस्ट इन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, कंपनी हैज टू ऑप्शंस, ठीक है। या क्या करेगा? मान लो बांट देगा तो बाहर से कर्जा लेना पड़ेगा, इसलिए क्या करो, अपना ही पैसा री इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। अब देखो ये जो आप केवल इतना पढ़ लो, ये जो बोल्ड में लिखा है ना उसी को पढ़ लो। इफ कंपनीज हैव नो इन्वेस्टमेंट नो ग्रोथ प्लान्स, कंपनी के पास कोई प्लान नहीं है तो क्या करना चाहिए? इट्स बेटर टू, क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूट इन द मोर फॉर्म ऑफ डिविडेंड, बांट दो। आपके पास पड़ा रहेगा पैसा, उससे अच्छा उसको बांट दो। लेकिन जब कंपनी के पास क्या है, इन्वेस्टमेंट प्लान है, ग्रोथ प्लान है, तो क्या करना चाहिए? उसको, उस पैसे को रख लेना चाहिए, बांटना नहीं चाहिए। क्लियर है? स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। कई बार कंपनी क्या होती है, शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए स्टेबल रखता है डिविडेंड, ठीक है। मींस थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहो बोलता है, वैसे में शेयर होल्डर नाराज हो जाएगा, छोड़ के भाग जाएगा, बेच देगा शेयर, और कंपनी का शेयर बिकना चालू हो जाएंगे तो कंपनी का शेयर प्राइस मार्केट में कम हो जाएगा, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, लेने वाले कम रहेंगे तो कम हो जाएगा। इसलिए कंपनीज क्या करती है, हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहेगी, ठीक है। 100 रुपए भी प्रॉफिट हुआ तो 1 रुपया देगी, लेकिन देगी, कुछ ना कुछ पैसा उसको देगी। तो जो कंपनी अपने डिविडेंड को क्या क्या रखना चाहती है, स्टेबल रखना चाहती है, वैसी कंपनीज क्या देगी? डिविडेंड देगी। और जिसको फर्क नहीं पड़ता है वो क्या करेगी? डिविडेंड नहीं देगी, वो क्या करेगी? रिटेन अर्निंग रखेगी। तो वही लिखा है यहाँ पे कि सम कंपनीज फॉलो अ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है। इट एज इट हैज बेटर इंपैक्ट ऑन शेयर होल्डर, मैंने अभी बोला ना कि जब आप हर किसी को हर साल पैसा दोगे शेयर होल्डर को तो वो खुश रहेगा। एंड इंप्रूव्स द रेपुटेशन ऑफ कंपनी इन द शेयर मार्केट, ठीक बात है, कंपनी का नाम होता है कि यार इस कंपनी से हर साल डिविडेंड मिलता है। द स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी satisfies the investor, even big companies and financial institutions prefer to invest in a company with regular and stable dividend policy। कौन सी कंपनी को अच्छा माना जाता है बताओ? जो कम दे लेकिन हर साल डिविडेंड दे। समझ में आ रहा है? इन केस बोलता है द इंक्रीज इज इन डिविडेंड इज मेड ओनली व्हेन there is a confidence to company that their earning potential has gone up and not just earning of current year are increased, ठीक है। तो जिनको स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी रखनी है उनको क्या करना चाहिए? हर साल डिविडेंड देना चाहिए। अगला सर तो मंथली क्या मिलता है? मंथली कुछ नहीं मिलता, ईयरली ही मिलता है सब। सर मिलता तो है। कहाँ मिलता है? हाफ ईयरली मिलता है या ईयरली मिलता है बेटा? कभी मंथली नहीं मिलता डिविडेंड। देखो प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर, अगर कंपनी के शेयर होल्डर ज्यादा डिमांड कर रहे हैं कि नहीं हमको डिविडेंड चाहिए, डिविडेंड चाहिए, डिविडेंड चाहिए, तो क्या दे दो? डिविडेंड दे दो, क्योंकि कंपनी तो उन्हीं की है ना। अगर नहीं डिमांड कर रहे हैं तो मत दो। तो प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं लिखा है, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर लिखा है यहाँ पे। तो शेयर होल्डर अगर ये प्रीफर करते हैं कि उनको डिविडेंड चाहिए तो डिविडेंड दे दो, लेकिन अगर वो ये प्रीफर करता है कि नहीं हमको डिविडेंड मत दो, हमारा पैसा वापस से इन्वेस्ट करो और कंपनी को बड़ा बनाओ, तो वैसे केस में क्या करना चाहिए? वैसे डिसीजन ले लेना चाहिए। अगला क्या बोलता है? टैक्सेशन पॉलिसी। अगर डिविडेंड देने से फायदा है टैक्स में तो डिविडेंड दे देना चाहिए, और अगर डिविडेंड देने से टैक्स लगता है तो डिविडेंड नहीं देना चाहिए। वही लिखा है देखो, इफ टैक्स रेट इज हायर देन कंपनी प्रीफर टू पे लेस, ठीक है। अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो क्या करेगा? कंपनी कम डिविडेंड देगा, लेकिन टैक्स रेट अगर क्या है? कम है, तो कंपनी क्या देगा? हायर डिविडेंड देगा, ठीक है। लीगल रिस्ट्रिक्शन, अगर लॉ में लिखा है कि आपको डिविडेंड देना ही है तो डिविडेंड तो देना ही पड़ेगा, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, स्टॉक मार्केट रिएक्शन क्या है कि अगर डिविडेंड देने से कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा तो डिविडेंड क्या करना चाहिए? देना चाहिए, लेकिन अगर लगता है कि डिविडेंड देने से शेयर प्राइस नीचे जाएगा तो नहीं देना चाहिए, तो इसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट रिएक्शन। कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स, अगर कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, ठीक है, फाइनेंस रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, कि उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी
फ्यूचर में, तो वो क्या करेगा, डिविडेंड नहीं देगा, प्रॉफिट को अपने पास रिटेन कर लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तो नहीं करेगा। तो यही सारी चीजें हैं इसमें, है ना। अब एक तो लिखा है कि एसेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन, क्या बोलता है, इफ कैपिटल मार्केट कैन इजिली बी एसेस्ड, मींस क्या है, अगर आपको फ्यूचर में नया शेयर इशू करना आसान है, नए कंपनी से लोन लेना आसान है, नया बैंक से लोन लेना आसान है, तो आप क्या करो, डिविडेंड दे दो। लेकिन आपको लगता है कि फ्यूचर में हमको पैसे की जरूरत पड़ेगी और हमको कहीं से मिलने की उम्मीद कम है या कठिन है, तो डिविडेंड को क्या रखो, बचा के रखो। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं डिविडेंड डिसीजन लेने के लिए। तो आपको कुछ टॉपिक याद करने हैं, 6-7 पॉइंट भी याद कर लोगे तो बहुत है। अर्निंग याद कर लो, आप वापस से देखो क्या क्या याद कर लो आप, अर्निंग याद कर लो, स्टेबिलिटी याद कर लो, कैश फ्लो याद कर लो, तीनों चारों, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी आसान पॉइंट है। ठीक है, और टैक्सेशन पॉलिसी याद कर लो, ये भी आसान पॉइंट है। ठीक है, स्टॉक मार्केट रिएक्शन याद कर लो। तो ऐसे 6-7 पॉइंट आप याद कर लो तो आपको ये डिविडेंड डिसीजन हो जाएगा। क्लियर? यस सर। इसके एमसीक्यू करते हैं, देखो, द डिसीजन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट व्हिच डिटरमाइंस द प्रोपोर्शन बिटवीन डेट एंड इक्विटी इज कॉल्ड, ये कौन सा डिसीजन कहलाएगा, कि टोटल लोन में डेट कितना रहेगा, इक्विटी कितना रहेगा, कौन सा रहेगा, फाइनेंसिंग। अ डिसीजन टू एक्वायर न्यू एंड मॉडर्न प्लांट खरीदना है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कौन सा डिसीजन, हायर डिविडेंड पर शेयर इज एसोसिएटेड विद, मतलब ज्यादा डिविडेंड दिए, हायर अर्निंग इन हाई कैश फ्लोज, अनस्टेबल अर्निंग एंड हायर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। देखो डिविडेंड ज्यादा दे रहे हैं, तो डिविडेंड ज्यादा कब देते हैं, देखो क्वेश्चन को समझा रहा हूं, ये बोलता है कि डिविडेंड ज्यादा दे रहे हैं तो कौन से कंडीशन में डिविडेंड ज्यादा देते हैं। तो पहला कंडीशन, अर्निंग हायर हुई है, कैश फ्लो भी है, मतलब कैश भी खूब पड़ा हुआ है, और अनस्टेबल अर्निंग है। देखो क्या बोलता है, तो अनस्टेबल अर्निंग डिविडेंड ज्यादा देना है कि कम देना है, कम देना है ना। और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी है, मींस बिजनेस में पैसा रखने से फायदा है और देने से नुकसान है। तो अगर बिजनेस में रखने से फायदा, तो डिविडेंड ज्यादा देंगे कि कम देंगे, कम देंगे। तो ये दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो ए तो आंसर नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड देखो, हायर अर्निंग कैश हायर, ये तो दोनों ठीक है। स्टेबल अर्निंग, तो स्टेबल अर्निंग में हायर डिविडेंड देते हैं कि लोअर देते हैं, लेकिन अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बिजनेस में है तो पैसा देंगे क्या? नो सर। नो ये भी कट सर। गया। अगले पॉइंट में भी देखो क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, तो यहाँ भी पैसा नो देंगे क्या? सर। अब यहाँ देखो, हायर अर्निंग हायर कैश फ्लो स्टेबल अर्निंग, और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कैसी है, लोअर। मींस कंपनी के पास खुद का कोई प्लान नहीं है, तो इससे अच्छा क्या कर दो, बांट दो। तो आंसर विल बी क्या रहेगा, डी। समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। The size of asset, the profitability and competitive are affected by one of the financial decision. State that decision. कौन सा डिसीजन है बताओ? साइज ऑफ एसेट, एसेट बोल दिया तो तुमको एक बार में पता चल जाना चाहिए यार। इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, यस सर। और क्या क्वेश्चन है? Sudha is an entrepreneur businesswoman who has been running a poultry farm for the past 10 years. एक मुर्गी फार्म चला रही है 10 साल से। She has saved 4 lakh from her business. 4 लाख रुपए उसने क्या किया है, कमाया है। She shared with her family her desire to utilize this money to expand her business. ठीक है, उसने अपने फैमिली को क्या बोला कि उस 4 लाख को वो यूज नहीं करेगी, क्या करेगी, उसका बिजनेस में लगा के उसको एक्सपेंड करेगी। क्लियर है क्या? Her family member gave हर सजेशन लाइक बाइंग न्यू मशीनरी, कंपनी वालों ने, उसके फैमिली वालों ने क्या बोला, बेटा कि उससे नया मशीन खरीद ले, टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग वन। तो नया मशीनरी खरीदना है पुराने वालों को बेच के, कौन सा डिसीजन है ये? बताओ कौन सा डिसीजन है, नया मशीनरी लेना है पुराने वालों को बेच के रिप्लेस करके। बोलो भाई बोलो, थोड़ा सा टाइम बचा, जल्दी बोलो। इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और ये 4 लाख को बांट के ना बांट के वापस से इन्वेस्टमेंट करना कौन सा डिसीजन है? डिविडेंड डिसीजन। आगे, न्यू इक्विपमेंट विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ओपनिंग अ न्यू ब्रांच, ठीक है, ऐसा डिसीजन है। सिंस दिस डिसीजन आर क्रूशियल फॉर हर बिजनेस इन्वॉल्व अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, क्या बोलता है, बहुत सारा ये क्रूशियल डिसीजन होता है, पैसा लगता है, एंड इरिवर्सिबल, ऐसा नहीं कि रोज रोज आप उसके ले ली फिर चेंज कर दोगे।
सुधा वांट्स टू एनालाइज द ऑल एस्पेक्ट ऑफ डिसीजन बिफोर टेकिंग। अब सुधा को क्या चाहिए, आंसर चाहिए। क्या बोलता है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फाइनेंशियल डिसीजन टेकन बाय सुधा। कितने टाइप के फाइनेंशियल डिसीजन लिए इसने, बताओ। 2 डिविडेंड एंड इन्वेस्टमेंट। अब फिर क्या बोलता है, आल्सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसीजन। तो डिविडेंड डिसीजन को कितने फैक्टर अफेक्ट करते हैं, अभी पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? ये सब पढ़े हैं। कौन कौन सा था, एक आध दो चार गिनाओ तो सही, कितना याद है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, बताओ तो कितने फैक्टर्स पढ़े हो अभी आप? अर्निंग और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी Cash flow. और Regulatory funding, स्टेबिलिटी cash flow position, कैश फ्लो growth पोजीशन। opportunity, ठीक है, यही सारे हैं, ये सारे पॉइंट उसमें लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर ये लिखोगे, आंसर नंबर 1। ठीक है, कि दिस केस इन्वॉल्व्स 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, द फर्स्ट वन इज डिविडेंड डिसीजन, द सेकंड वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, द सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजन आर एज फॉलोज। फर्स्ट क्वेश्चन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, सेकंड लिक्विडिटी, थर्ड स्टेबिलिटी, ये सारे लिखना है। वैसे ही जब हम इसका लिख लेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन का फैक्टर्स, तो उसको भी यहाँ पे लिखना है। क्लियर? ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ के आइए, फिर आगे हम करेंगे कल इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फाइनेंसिंग डिसीजन। ओके सर। Yes. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय।